हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मज़े में आनंद में है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं क्या कि पिछले लेक्चर में पहले क्या बात की, पहले उसकी बात करते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट किया, उसका इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ रहे थे कि कैसे आप क्या कर सकते हो। कोई फंक्शन एफ ओ जी और जी ओ एफ हम निकाल रहे थे, कैसे एफ ओ जी यानी जी ओ एफ कैसे निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दो फंक्शंस को कैसे हम करेंगे, कंपोजिट करेंगे, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक हमने ये टॉपिक पढ़ा था। पहले उससे पहले पढ़ा था कि एफ फंक्शन है, कोई फंक्शन जी है, दो अलग अलग फंक्शंस हम पढ़ते थे। फिर हमने क्या किया, अगर दोनों फंक्शंस को हम मिला दें यानी कंपोज कर देंगे, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा हमारे पास, उनकी कैसी वैल्यूज आएगी, उनको कैसे सोल्व करते हैं। फिर हमने वो देखा कि क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फिर उसके बाद हमने देखा इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा कब नहीं होगा। तो उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव यानी 1 1 और ऑन 2 है, तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। और अगर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इन्हीं दोनों चीज़ों का जो हमने इंट्रोडक्शन किया था पिछले लेक्चर में, तो जिसने भी नहीं देखा हो पहले उसको जरूर देखना, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन है बहुत आसान। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पर देखेंगे तो कितने इजी क्वेश्चंस है, फटाफट हो जाएंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट आगे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, कैसी हमारी अप्रोच होगी क्वेश्चंस को लेके। तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल किसका, 1.3 का। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 15, लेट एफ 2 3 4 5 2 3 4 5 9। अब ये क्या दिया है, देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। ऐसे कोई ये जो हम पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हमें पहले चीज़ तो यही डर लगता है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, हम आधा तो वहीं डर जाते हैं। सॉल्व करने की बात ही दूसरी, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या है, समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, फिर हम करते हैं। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ 2 3 4 5 2 3 4 5 9। इसका मतलब क्या हुआ, हम फंक्शन कैसे लिखते थे, ऐसे ही तो लिखते थे, ए टू बी या एक्स टू वाई, ऐसे ही लिखते थे। ये लिखते थे, ए क्या होता था, कोई सेट होता था, बी कोई दूसरा सेट है। तो यहाँ पर ए और बी लिखने की बजाय डायरेक्ट सेट ही लिख करके दे दिया, यानी ए के अंदर क्या है 2 3 4 5 है और बी के अंदर क्या है 3 4 5 9 है, ऐसा हमें लिख करके दे दिया। ऐसे कोई दूसरा फंक्शन दे दिया जी, जी क्या कह रहा है 3 4 5 9, यानी कि जी हमारे पास जो फंक्शन है, अगर हम इसको बी मान लें, बी क्यों मानेंगे, क्योंकि ये बी माना था, 3 4 5 9, ये भी 3 4 5 9 है, इसका मतलब ये बी टू सी है, यानी बी टू सी जा रहा है 7 11 15। अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये भी सी हो जाएगा। यानी कोई फंक्शन एफ ए टू बी और कोई फंक्शन जी दिया है बी टू सी, सिंपल सी बात है। और ए और बी और सी कोई तीन सेट थे, उन सेट के जो अंदर जो एलिमेंट्स थे वो हमें लिख करके डायरेक्ट दे दिया। फिर ये क्या कह रहा है, बी फंक्शंस डिफाइंड एज f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 4, f4 f5 5 है, g3 g4 7 है और g5 g9 11 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, GOF फाइंड करना है, GOF फाइंड करना है। तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, GOF कैसे फाइंड करते हैं हम उसकी बात करेंगे। पहले समझते हैं यहाँ पर दिया क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है वो समझते हैं। देखो ए टू बी बी टू सी इसने नहीं दिया, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ क्या कह रहा है, ये 2 3 4 5, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और किसमें है 3 4 5 9। अब इसका मतलब आप जानते हो, हमने पीछे भी पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से वीडियो सारे देखे हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो कैसे देखेंगे अपन इसको, कैसे समझते थे कि ये जो पहले हमारे पास चीज़ लिखी होती है ये क्या होती है, डोमेन होती है, और इसके बाद ये जो चीज़ लिखी है ये क्या होती है, कोडोमेन होती है या रेंज होती है इसकी। ठीक है, तो यानी कि ये डोमेन होगा, ये इसका कोडोमेन होगा। ऐसे ही जो जी फंक्शन है उसका डोमेन हमारे पास क्या दिया है, 3 4 5 9, कोई सेट है हमारे पास बी टू सी और इसका क्या दिया हुआ है, कोडोमेन है 7 11 15, ये हमारे पास दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मैपिंग से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो बताने जा रहा हूँ बस केवल आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए है क्या। बाकी ऐसे क्वेश्चन अगर फिर आते हैं तो आपको वही अप्रोच रखनी है, बार बार ऐसा मैपिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये मैपिंग। कैसे होगा, जैसे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए में क्या दिया है 2 3 4 और 5, और दूसरा सेट है हमारे पास बी, इसमें क्या दिया है 3 4 5 और 9। ए टू बी मान लिया हमने कि ये ए है ये बी है, तो ए टू बी डिफाइन है कोई फंक्शन एफ डिफाइन है हमारे पास।
तो हमारे पास रिलेशन क्या दिया कि F2 इज इक्वल टू 3, यानी 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। अब 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 मतलब ये हम कहाँ से लेते हैं, x की वैल्यू fx इज इक्वल टू y लिखते थे, तो वैसा ही है x कहाँ से लेते थे हम, डोमेन से, और हमें y कहाँ से मिलता था, कोडोमेन में से। तो सेम वैसा ही है, x कहाँ से लेंगे, ये जो 2 लिया है वो किस में से लिया है, डोमेन में से लिया है, और जो 3 हमारे पास आया है ये वाला, वो कहाँ से आया है, कोडोमेन में से आया है। तो देखो क्या है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 2 किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। फिर क्या, 3 किससे रिलेटेड है, F3 इज इक्वल टू 4, यानी 3 किससे रिलेटेड है, 4 से। F4 और F5 की वैल्यू क्या आ रही है, 5, यानी 4 भी 5 से रिलेटेड है, 5 भी 5 से रिलेटेड है। हमें ये दिया हुआ, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ऐसे ही अगर हम दूसरे की बात करें, किसकी, B टू C की बात करें, B से C हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है। B में क्या दिया हुआ है, वही 3, 4, 5, 9, और यहाँ पर क्या दिया है, 7, 11 और 15। तो यहाँ से देखो क्या दिया है हमारे पास, ये कोई फंक्शन B टू C कौन सा है, ये G है। अब G में देखो क्या है, G3 और G4 किससे जुड़ा हुआ है, 7 से, यानी G3 और G4 दोनों की वैल्यू क्या है, 7 है। और G5 G9 की दोनों की वैल्यू क्या है, 11 है। G5 की और G9 की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 11 आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास दिया है, ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं, ठीक है, केवल मैपिंग आपको समझाने के लिए कि ये है क्या, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी ये जो हमारे पास डायरेक्ट लिखा है, ये इसका मतलब ये हो गया कि 2 3 से रिलेटेड है, यानी फंक्शन में 2 रखा तो 3 मिल गया, 3 रखा तो 4 मिल गया, यानी इस तरह से ये रिलेटेड है। 2 3 से, 3 4 से, 4 और 5 दोनों 5 से रिलेटेड है। तो ये बात थी। अब हम इस GOF हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ से समझना, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये मैपिंग केवल आपको समझाने के लिए थी कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा, ठीक है, ये समझाने के लिए था। इसको चाहो तो आप रफ में कर सकते हो, या इसको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये था। तो हमें क्या निकालना है, GOF निकालना है, GOF। तो GOF x कैसे निकालते थे हम, GOF x ऐसे लिखते थे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, यानी x की कोई वैल्यू हमारे पास होगी, x कहाँ से लेंगे हम, डोमेन में से लेंगे। तो GOF कह रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, पहले f फिर g। आप पहले के वीडियोस देखना, हमने उसमें आप अच्छी तरह से समझाया है उसमें कि कोई फंक्शन दिया है f(a to b) और कोई फंक्शन दिया है g(b to c). तो जब f पहले लिखा है, g बाद में लिखा है, तो हम इसको पहले g लिखते हैं, GOF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, GOF कैसे हो जाएगा, फिर ये कॉमन होता है, तो GOF कैसे आएगा, a to c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a to c आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी GOF निकालेंगे, और fx लिखा है यहाँ पर, x मतलब हम कहाँ से लेंगे, GOF a to c, यानी कि हम a से वैल्यू लेंगे, हमें कहाँ पर मिलेगी, c में मिलेगी। a से लेंगे और कहाँ पर मिलेगी, यानी a आपका, a में से जो a के अंदर जो एलिमेंट वो आपका इनपुट हो गया, और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, जो c के अंदर एलिमेंट्स हैं। ये बात समझ में आई, ये चीज़ें पहले बता रखी हैं, फिर भी एक बार और समझा दिया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यानी हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले देखो, यहाँ से f में से हम लेंगे, मैंने कहा ना किस में से लेंगे, a में से, और आपको वैल्यू किस में मिलेगी, 7 में से। तो समझो इसको क्या आएगा कि GOF मैं ले लेता हूँ क्या, वैल्यू 2, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लिया पहले। तो GOF को हम कैसे लिखेंगे, GF2 ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको, GF2। अब देखो GF2 यानी कि gx, फंक्शन तो क्या है, gx है, x की जगह क्या है, f2। अब हमारे पास देखो कोई फंक्शन दिया नहीं है, लेकिन वैल्यू दे रखी, किसकी, f2 की वैल्यू है हमारे पास, और वो कितनी है, 3 है। तो f2 की जगह पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है, f2 की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। क्यों रखा, क्योंकि हमें ये वैल्यू दे रखी है, f2 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए। अब देखो यहाँ से G3 मिल गया हमें, यानी कोई फंक्शन gx है, x की जगह 3 रखा हुआ है, यानी G3 की कोई वैल्यू होगी, और G3 की वैल्यू हमें दे रखी है, और कितनी है, 7 है, 7, ठीक है। G3 की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है हमारे पास, तो हमने क्या रख दिया, 7 रख दिया। तो यानी देखो GOF इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। तो अभी जो आपको टेबल बनवाई थी, यहाँ पर हटा दिया उसको, टेबल क्या, सॉरी मैपिंग की थी, उसमें हमने देखा था क्या आया था, 2 किससे रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड था, सॉरी GOF 7 आ गया। तो हमने क्या किया था, देखो 2 किससे रिलेटेड था, 3 से, और 3 किससे है, 7 से, यही आया था। 2 किससे है, यानी F2 रखते क्या मिला, 3, और
जो इसका कोडोमेन है वो इसका डोमेन है, और 3 किससे रिलेटेड है, 7 से, यानी 2 भी किससे रिलेटेड हो गया, यानी जी ऑफ F2 किससे रिलेटेड हो गया, 7 से, यानी दोनों को कंपोज कर देंगे तो 2 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 7 से आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी इसको एक सीधी तरह से ऐसे समझो कि 3 का दोस्त था, ठीक है, 2 और 3 आपस में दो फ्रेंड्स थे, 3 और 7 आपस में फ्रेंड्स थे। पहले 2 7 को नहीं जानता था, लेकिन 3 7 को जानता था। कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्त का दोस्त होता है, हम पहले से नहीं जानते, कभी आपस में मिले, यानी कंपोजिशन हुआ, हम आपस में मिला, उसने बताया भाई ये क्या है, ये मेरा फ्रेंड है, तो हम आपस में जान जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, हमारा भी फ्रेंड बन जाता है। तो इस तरह से यानी कोई रिलेशन बन गया डायरेक्ट, यानी 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 7 से रिलेशन है। जब 2 3 और 3 7 आपस में मिले तो 3 ने 7 को बताया ये भी क्या है भाई, अपना दोस्त ही है, तो 2 और 7 भी आपस में क्या बन गए, दोस्त बन गए, यानी फ्रेंड्स बन गए या रिलेटिव बन गए, ठीक है, एक रिलेशन हो गया दोनों में। तो यानी जब हमने कंपोज किया जी ऑफ F2 किया, कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। जी ऑफ F क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। जी ऑफ F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब क्या लेंगे, 3 लेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, जी ऑफ F3। जी ऑफ F3 को कैसे लिखेंगे, जी F3 ऐसे लिखेंगे। F3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ से F3 की वैल्यू दे रखी है, F3 इज इक्वल टू कितना है, 7 है, ये रहा हमारे पास F3 इज इक्वल टू, सॉरी 4 है, 7 नहीं 4 है। F3 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, G4 आ जाएगा, ठीक है। तो G4 की वैल्यू भी है हमारे पास, कितनी है, देखो G4 इज इक्वल टू 7, ये आ गया, G4 इज इक्वल टू 7। तो देखो आगे हमारे पास जी ऑफ F3 भी क्या आएगा, हमारे पास 7 ही आएगा। जी ऑफ F3 भी हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो, कैसे कि 3 किससे रिलेटेड है, 4 से, और 4 किससे रिलेटेड था अपना, 7 से, 4 किससे रिलेटेड था, 7 से, अभी मैपिंग की थी उसके थ्रू। तो जी ऑफ F3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास क्या, 4 लेते हैं यहाँ से, जी ऑफ 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी F4। तो F4 का मतलब कितना है हमारे पास, F4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो हमारे पास आ गया G5, और G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू है 11, ये आ गया 11, यानी जी ऑफ F4 कितना आएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जी ऑफ, अब की बार क्या लेंगे, 5, तो कितना आ जाएगा, जी F5 इज इक्वल टू, F5 की क्या वैल्यू है, F5 इज इक्वल टू 5 है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ, G5 रख दिया, और G5 की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी, 11 ही दे रखी है, यानी जी ऑफ F5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। तो हमें जी ऑफ F निकालना था। जी ऑफ F का मतलब क्या हो गया, F2 G, F से किस में जा रहे हैं, G में जा रहे हैं, और यानी FA2C। जी ऑफ F का मतलब क्या हो गया, A2C। जी ऑफ F का मतलब क्या हो गया था अपने पास, A2C, A2C, यहाँ पर लिख देता हूँ, जी ऑफ F निकालना है हमारे पास, वो कहाँ से जाएगा, A2C। A2C का मतलब क्या हो गया, कि A क्या है हमारे पास, 2 3 4 5, इससे हमें क्या मिलेगा, 7 11 और 15 मिलेगा, ठीक है। जी ऑफ F की क्या हो जाएगा, A2C मतलब 2 3 4 5 2 7 11 15, नहीं यानी देखो 2 रखा 7 मिल गया, 2 रखा 7 मिला, 3 रखा फिर से 7 मिल गया, और 4 रखा 11 मिल गया, 5 रखा 11 मिल गया, यानी 2 3 5 4 के जो कोडोमेन कहते हैं या रेंज कहते हैं क्या है, 7 11 5 ही है, तो 7 11 और 15, इनके अलावा और कोई भी नंबर हमारे पास नहीं आएगा। तो 7 और 11 आ ही रहा है, यहाँ पर कितना 7 आ गया इसकी जगह पर, इसकी जगह 11, इसकी जगह पे भी 11, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलें आगे, बहुत इजी है, केवल आपको क्या करना है, वैल्यूज यहाँ से देखनी है और उठा के रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, हमारे पास यानी एग्जाम्पल नंबर 16 दिया हुआ है कि आप फाइंड GOF एंड FOG इफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक तो हमारे पास R2R, F R2R है, और G क्या कहाँ से कहाँ तक है, R2R में है। तो Fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos x, और Gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर। Fx इज इक्वल टू cos x दिया है, और Gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर दिया हुआ है,
ठीक है। और फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर में, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि आपका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, यानी रियल नंबर आप इनपुट में डालोगे, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वापस रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है सर, इसमें करना ये है, शो दैट जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, एफ ओ जी, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो निकालते हैं सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, जी ओ एफ, जी ओ एफ कैसे निकालते हैं हम, जी ओ एफ एक्स निकालते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं, जी एफ एक्स, ऐसे ही लिखते हैं, जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, कॉस एक्स, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स, तो एफ एक्स की जगह रख दिया कॉस एक्स। अब देखो ये क्या है, जी कॉस एक्स, यानी जी एक्स के जैसा ही तो है, जी एक्स के जैसा ही तो है यहाँ पर, यानी ये इसके जैसा है, एक्स के जैसा। अगर हमें x इज इक्वल टू 1 रख दें, यानी g1 निकालना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको मान लो जी x इज इक्वल टू 3x दिया हुआ हो, मान लो जैसे 3x स्क्वायर दिया है, तो x इज इक्वल टू अगर 1 है तो g1 क्या हो जाएगा, 1 के x की जगह 1 रख दोगे, कितना हो जाएगा 3, x की जगह 2 रख दोगे, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आएगा, यानी क्या कर रहे हैं हम, रिप्लेस कर देते हैं, x की वैल्यू रिप्लेस की। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है, g cos x, तो हमारे पास gx जो फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह हम वैल्यू क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, यानी x की जगह पर क्या रखेंगे, cos x रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, x की जगह पर मैं रख दूँ cos x, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ एफ एक्स आ गया, जी ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, 3 cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर एक्स, या फिर इसको ऐसे कह दो, जी ऑफ एफ कितना आ गया, 3 cos स्क्वायर एक्स आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 3 cos स्क्वायर एक्स आ गया। अब एफ ओ जी निकालते हैं, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, एफ जी एक्स, वैल्यू रिप्लेस करनी है, यानी एफ एक्स फंक्शन देखो हमारे पास क्या है, कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह जी एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या रख देंगे, जी एक्स रख देंगे, यानी यह क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। अब जी एक्स का फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा, जी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो जी एक्स की जगह पर 3x स्क्वायर हम रख देंगे लाके, कितना हो जाएगा, कॉस 3x स्क्वायर, यानी एफ ओ जी हमारे पास कितना आ गया, cos 3x स्क्वायर, ये आ गया। अब चेक करो दोनों इक्वेशन, एक तो इक्वेशन दे दो इसको 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करना था, जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, यही शो करना था। तो देखो दोनों अलग अलग हैं, 3 cos स्क्वायर एक्स और cos 3x स्क्वायर एक्स दोनों अलग अलग वैल्यूज़ होती है, किसी भी तरह से ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब कि हमने शो कर दिया कि जी ऑफ एफ एंड एफ ओ जी बराबर नहीं है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट एफ आर -7/5 टू आर -3/5 इज डिफाइंड बाय एफ एक्स दिस, यानी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइन किया गया है इससे, और जी आपको ये दिया हुआ है और जी एक्स आपको डिफाइन किया गया है इससे। देन एफ ओ जी इज इक्वल टू आई ए डिफाइंड बाय, देन एफ ओ जी क्या हो जाएगा, आई ए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन होगा किस में से, ए में से। जी ओ एफ भी क्या है, आई बी, वेयर ए इज इक्वल टू आर -3/5, आर बी इज इक्वल टू आर -7/5, और आई ए एक्स बराबर एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, आई बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब देखो अजीब सा क्वेश्चन लगा होगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, समझो इसको ध्यान से। पहली चीज़ तो हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखे, फंक्शन क्या दिया हुआ है, किससे किस में है, जैसे हम लिखते थे फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी देने की बजाय क्या दे दिया इसने कि आर रियल नंबर में से होगा
लेकिन इस रियल नंबर में ना 7/5 नहीं होगा। यानी आपका डोमेन क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, बट उसमें से क्या है 7/5 नहीं लेना। ठीक है, यानी आपका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हुआ, बट 7/5 के अलावा सभी रियल नंबर्स होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे। और ये किससे, इसमें से क्या आएगा हमारे पास, वापस से रियल नंबर ही आएगा, बट 3/5 नहीं आएगा। यानी कि और ऐसे समझो, मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है, एक तरह से इनपुट होता है। यानी आप इनपुट तो रियल नंबर दोगे 7/5 के अलावा, यानी आपको एज ए इनपुट 7/5 नहीं देना है। और जब आप 7/5 नहीं दोगे तो आपको 3/5 नहीं मिलेगा, आउटपुट में 3/5 नहीं मिलेगा, बाकी सारे रियल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, यानी आपका डोमेन तो ये हो गया, कोडोमेन ये हो गया। ठीक है, अब ये फंक्शन जो f(x) है वो डिफाइन कैसे किया गया है, और f(x) बताया गया है कि ये क्या है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, 5x - 7। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा कि डोमेन में आपको 7/5 नहीं लेना। ऐसा आखिर इससे क्या दुश्मनी है 7/5 से कि हम इसको नहीं लेंगे, इसको बाहर ही कर दिया रियल नंबर में से। क्यों किया, क्योंकि इसका नेचर ऐसा ही था कि अगर ये आ जाता तो ये सारा काम खराब कर देता। इसलिए कैसे खराब कर रहा था, देखो जैसे ये फंक्शन है, मैंने कहा आप इनपुट कोई सा भी ले सकते हो इसमें से, यानी x की वैल्यू अगर मैं 7/5 ले लेता तो यहाँ पर तो रखता, ठीक है, यहाँ पर 7/5 रखते ही क्या हो जाता, 5 से 5 कैंसिल, 7 - 7 नीचे आ जाता हमारे पास 0, नीचे हमारे पास क्या आ जाता, 0 आ जाता। यानी यहाँ पर तो रख देता मैं 7/5 + 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रखता मैं 7/5 - 7, ये 5 से 5 कैंसिल, 7 - 7 क्या करता, नीचे बना देता 0, और ये कैसी टर्म हो जाती है हमारे पास, नॉट डिफाइंड हो जाता। तो हमारे पास फिर करने का मतलब ही क्या इतना सारा, इसलिए क्या है कि मना कर दिया कि 7/5 क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे बात करते हैं। कौन सा हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जी हमारे पास क्या दिया हुआ है, r - 3/5 टू r - 7/5। और gx कैसे डिफाइन किया गया है, हमारे को gx डिफाइन किया गया है 7x + 4 अपॉन 5x - 3। ये है हमारे पास। अब देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है, देखो ये जो लिखा है r - 7/5, ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। जी वाले फंक्शन में जो इसका कोडोमेन है ना, वो जी का डोमेन बन गया, और जो इसका डोमेन है वो जी का कोडोमेन बन गया। यानी कि ये ऐसा नहीं बन गया क्या कि f क्या है x to y और g क्या है y to x, ऐसा बन गया क्या? समझना, आराम से समझना, धीरे धीरे से, इसीलिए जानबूझ के थोड़ा आराम समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। समझना ध्यान से क्या कि ये तो आपको बात समझ में आ गई, ये दिया हुआ है। तो अब इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये x to y और y to x जैसा ही है, ये x to y और जो ये y है वो यहाँ आ गया, x जो है वो यहाँ आ गया। क्या ऐसा हमने पढ़ा था क्या, जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, जब हम देख रहे थे तो आपको बताया था क्या कि आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन आपको उस टाइम बताया था। तो ये वही कह रहा है कि ये जो आई ए एक्स बराबर एक्स आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन आपको क्या बताया था, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है आई एक्स, मतलब वापस एक्स ही आ जाए, यानी एक्स की कोई वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा, वापस से हमारे पास एक्स आ जाएगा, तो हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे वैल्यू 1 रखा किसी भी फंक्शन में, वापस 1 मिल गया, कोई वैल्यू मैंने 2 रखी किसी फंक्शन में, हमें 2 ही मिल गया, कोई वैल्यू मैंने 3 रखी इसमें, वापस 3 ही मिल गया, या कोई भी रियल नंबर आप एक्स की जगह √3 रखा, आपको √3 मिल गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमारे पास ये एफ और जी का डोमेन और कोडोमेन तो दे दिया, साथ में फंक्शन भी बता दिया कि ऐसे डिफाइन है, और एफ ओ जी बराबर आई ए और जी ओ एफ भी बता दिया, आई बी, यानी ये ए के अंदर आइडेंटिटी फंक्शन है, ये बी के अंदर आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ए की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पर ए दिया वो बता दिया, और जो बी है वो कहाँ से लेना है, यानी ए की वैल्यू आप कहाँ से लोगे, इसमें से लोगे,
ए की वैल्यू यानी r-3/5, r-3/, इसमें से लोगे आपको वापस वैल्यू वही मिल जाएगी जो आपने ली। एफ जी और एफ के लिए क्या करोगे आप, बी में से लोगे, एक्स की वैल्यू कहीं से तो लोगे, तो ये बता दिया बी में से, बी लिखा हुआ बी में से लेंगे। तो हमें करना क्या है, ये बताना है कि ये जो आई ए एक्स बराबर एक्स लिखा फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, और आई बी एक्स यानी ये जो एक्स लूंगा मैं कहाँ से लूंगा, बी में से, यही बताया आपको, बी में से लूंगा। इनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे ए और बी के लिए रेस्पेक्टिवली, यानी ये तो ए का आइडेंटिटी फंक्शन है और ये बी का आइडेंटिटी फंक्शन है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखो। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एफ ओ जी चेक करते हैं, क्या एफ ओ जी आई ए आता है क्या हमारे पास। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लो क्या एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ जी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, एफ ओ जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ जी एक्स। अब यहाँ से देखो, क्या ये जी एक्स भूल जाओ एक बार के लिए, ऐसा नहीं लग रहा कि एफ एक्स है, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कि एफ एक्स है। अब एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ये बात समझना फिर से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। एफ एक्स तो हमारे पास ये है, लेकिन ये एफ जी एक्स लिखा है, यानी x की जगह मैं 1 रखूंगा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ F1 लिखा होता तो मैं x की जगह 1 रखता, यहाँ F2 लिखा होता तो x की जगह 2 रख देता, यहाँ FGX लिखा है तो मैं x की जगह क्या रखूँगा, GX रख दूंगा। तो क्या रख दूंगा, GX। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3GX + 4 अपॉन 5GX - 7। ठीक है, ये GX रख दिया हमने। अब GX की कोई वैल्यू होगी हमारे पास, कोई वैल्यू देखनी पड़ेगी, और GX की वैल्यू हमें दे रखी है, ये पुट कर दो 3, GX क्या दिया हुआ है, 7x + 4 अपॉन 5x - 3 + 4 अपॉन 5, फिर से GX की जगह क्या लिखा है, 7x + 4 अपॉन में 5x - 3 - 7। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दिया, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो यहाँ से आगे इसको एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर 5x - 3 तो, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3, चलो एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 7x + 4 + 4, एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5x - 3 अपॉन 5x - 3। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 5 7x + 4 -7 5x - 3 अपॉन 5x - 3, ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 5x - 3 से 5x - 3 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, 3 7 जा 21x + 12 प्लस 20x - 12 अपॉन में 35x + 20 माइनस 35x + 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आया हमारे पास, 12 से -12 कैंसिल, 35x से -35x कैंसिल, क्या बच गया 21 + 20 यानी 41x अपॉन 41। तो 41 से 41 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया यहाँ से देखो, FOG x इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। क्या आ गया, FOG x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, FOG x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x आ गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a के लिए। a में से ही लेंगे हम, कोई सा भी a x की वैल्यू वापस आपको क्या मिलेगा, FOG x इज इक्वल टू x मिल गया। और हमने यही पढ़ा था ना कि IX इज इक्वल टू IX आ जाए, मतलब कि आपने कोई भी वैल्यू पुट की, यानी मैंने x रखा वापस क्या मिल गया, x मिल गया। क्या किया मैंने, x रखा वापस से क्या मिल गया, x मिल गया। तो यानी कि FOG इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, IA है,
ठीक है, x रखा वापस x मिल गया। अब हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर, एफ ओ जी के बाद क्या चेक करेंगे, जी ओ एफ। अब हम क्या चेक कर देंगे, देखो जी ओ एफ, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स, क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जी एफ एक्स यानी जी एक्स, और जी एक्स हमारे पास क्या है, 7x + 4 अपॉन 5x - 3, यानी x की जगह x है। अगर x की जगह 1 होता तो यहाँ 1 रखते हैं, या अगर 2 होता तो 2 रख देते। क्लियर। एफ एक्स है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स रख देंगे। तो क्या है हमारे पास 7 एफ एक्स, 7 एफ एक्स + 4 अपॉन 5 एफ एक्स -3। अब यहाँ से क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे वापस से। तो 7 एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, 3x + 4 अपॉन में 5x - 7 + 4 अपॉन 5, 3x + 4 अपॉन 5x - 7 - 3। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, वैसे इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो करते हैं, कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 5x - 7, तो ये हो गया आपका 7 3x + 4 + 4 5x - 7 अपॉन 5x - 7 डिवाइड किया, 5 3x + 4 5 3x + 4 -3 5x - 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5x - 7। यह आया हमारे पास। ठीक है, यह आया। तो यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे, 5x - 7 से 5x - 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 21x + 28 + 20x - 28 अपॉन 15x + 20 -15x + 21, ये आ गया। तो 28 से 28 कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास, 41x अपॉन 41, 41 से 41 कैंसिल, यानी यहाँ से आपके पास जी ओ एफ एक्स कितना आ गया, x आ गया। तो देखो एफ ओ जी एक्स भी x आया और जी ओ एफ एक्स भी हमारे पास क्या आया, x ही आया है। कितना आया है, x आया है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, इसके लिए क्या कहेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b के लिए। तो आपको यही बताया था कि किसी भी फंक्शन में अगर हम जो वैल्यू रखें वापस वही मिल जाए तो हम उस ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी एफ ओ जी में क्या रखा मैंने, x रखा तो वापस x मिल गया, जी ऑफ एफ में x रखा वापस से में क्या मिल गया, x मिल गया। तो इसका मतलब ये एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी कि आई ए एक्स, यानी a में से ही लिया मैंने इसको, x कहाँ से लिया मैंने, a में से लिया, किस x कहाँ से लिया, a में से लिया, यानी आई ए क्या मिल गया हमारे पास, x आ गया। और जहाँ पर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a के लिए, आगे बात समझ में, यानी आई ए किसके लिए बताना है हमें, a के लिए। ठीक है, एफ ओ जी के लिए। तो एफ ओ जी में देखो क्या है, a में से कोई भी वैल्यू पुट करो वापस वही मिल रहा है, यानी आई ए क्या है, एफ ओ जी के लिए आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, ऐसे इसकी बात करें आई बी एक्स की, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b के लिए, तो जी ओ एफ में x बिलोंग्स टू b, तो यानी आप क्या करोगे, x की वैल्यू लोगे b में से, वापस से आपको क्या मिलेगा, x ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये जी ओ एफ भी क्या है, आई बी भी क्या है, इसका इस जी ओ एफ का आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो अपनी बुक में कि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे है बढ़िया, देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, शो दैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1 देन जी ऑफ ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। क्या कह रहा है कि अगर मैंने किसी फंक्शन एफ ए टू बी को और दूसरा फंक्शन कोई दे रखा है जी बी टू सी को 1 1 प्रूफ कर दिया कि अगर ये एफ और जी क्या है 1 1 है, तो जी ओ एफ भी क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। यानी इससे जो हमारे पास, यानी इन दोनों को कंपोज किया, कंपोज करने के बाद क्या मिला जी ओ एफ, और वो कहाँ से कहाँ मिलेगा, ए टू सी मिलेगा। यानी अगर एफ और जी अलग अलग देखें 1 1 होगा तो जी ओ एफ भी क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखोगा इसको सॉल्व करने का तरीका है। तो हम पहले ले लेते हैं क्या, एफ ए टू बी के लिए क्या दिया हुआ है, एफ ए टू बी, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ए टू बी के लिए, तो हम क्या करते थे, x1 और x2 मानते थे। ठीक है, 1 1 के लिए देखो याद करो पुरानी चीज़, पुराना हमने जब पढ़ा था उसमें 1 1 की क्या कंडीशन थी, या जब हम 1 1 प्रूफ करते थे हम क्या करते थे कि x1 बराबर x2 आ जाए। ठीक है, ये कोई फंक्शन लिया fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 लेते थे, फिर अगर उससे x1 बराबर x2 आ जाता था तो हम कहते थे कि ये फंक्शन क्या है 1 1 है। क्या बोलते थे, फंक्शन 1 1 है। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 ले लेंगे, लेट fx1 बराबर fx2, यानी कि कोई वैल्यू आपने ली x1 वो fx2, यानी इमेज fx1 fx2 क्या आती थी, इमेज ही होती थी, या डोमेन में से कोई वैल्यू आती थी ना हमारे पास। ठीक है, तो वो दोनों अगर इक्वल हैं, इमेज सॉरी fx1 बराबर fx2, यानी कोई इमेज हमने ले ली अलग अलग और वो दोनों सेम ही इमेज है और सेम ही एलिमेंट के इमेज आ जाए, यानी x1 बराबर x2 आ जाए, तो हम क्या कहते थे, वो 1 1 है। सीधा सीधा क्या था कि fx1 बराबर fx2 से हम x1 बराबर x2 ले आए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है 1 1 है। ठीक है, अब यहां से देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंस f इज 1 1, f इज 1 1, ये गिवन है अपन को कि फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से x1 बराबर x2। ठीक है, अगर f 1 1 है कोई फंक्शन विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ये एक आ गया हमारे पास। और दूसरी बात क्या कह रहा है, g के लिए, g दिया हुआ है b2c, इसके लिए भी क्या करेंगे हम, लेट कर लो, लेट कोई फंक्शन दिया हुआ है gx1 बराबर है gx2, gx1 बराबर है gx2 के, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सिंस g इज 1 1, ये भी हमें गिवन है, ये कह रहा है ना कि f और g 1 1 है, तो इस विच इम्प्लाइज x1 बराबर x2, विच इम्प्लाइज x1 बराबर x2, यानी हमारे पास क्या दिया, देखो gx1 बराबर gx2 है और g11 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, x1 बराबर है x2 के। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। अभी तो हमने सिर्फ इतना किया कि हमारे पास 1 1 दिया था, तो f के लिए x1 बराबर x2 आ गया, g के लिए भी x1 बराबर x2 आ गया, क्योंकि ये 1 1 दिया। हमें तो चेक करना है कि GOF भी क्या है, 1 1 है क्या, तो GOF के लिए चेक करते हैं। GOF क्या दिया हुआ है, A to C दिया हुआ है, GOF क्या दिया हुआ है हमारे पास, A to C दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या लेट करेंगे, लेट GOFX1 इज इक्वल टू GOFX2, यही करेंगे भाई। सीधा सीधा क्या करते थे, f था तो fx1 बराबर fx2, g था तो gx1 बराबर gx2, अब GOF है तो GOFX1 बराबर GOFX2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, gfx1 बराबर gfx2, यही लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब हमें पता है कि क्या, सिंस g अभी अभी हमने यहाँ पर निकाला 1 1 है और दिया भी है कि g क्या है हमारे पास 1 1 है। अगर g 1 1 फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx1 बराबर fx2, ये बात समझ में आ गई।
पहले gx1 बराबर gx2 था, 1 1 था, तो हमने क्या कह दिया था x1 बराबर x2। अब x की जगह क्या fx1 और fx2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि fx1 बराबर fx2। अब देखो fx1 बराबर fx2 आ गया, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ना, सिंस f इज 1 1, कोई जो फंक्शन f था वो भी तो 1 1 है, तो 1 1 है, तो हम क्या, विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू f2। तो therefore GOF इज ऑल्सो 1 1। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि GOF भी क्या है, 1 1 है। अगर f भी 1 1 हो, g 1 1 है, तो GOF भी क्या होगा, 1 1 होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, MCQs के लिए भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से MCQs बन सकते हैं कि अगर f और g 1 1 है तो f और g भी 1 1 होगा कि नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते, या नन ऑफ दिस, ऐसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो क्या करोगे आप, अगर f 1 1 है और g भी 1 1 है, तो GOF भी क्या होगा आपका A to C 1 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन जो भी है जहाँ पर भी होगा कि 1 1 होगा वो हमें टिक करना है। क्लियर? तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, MCQs के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सो दैट इफ f A to B and g B to C is are on to, then GOF A to C is also on to। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है। पहले क्या था कि आपसे 1 1 करवा रहा था, अब क्या करवा रहा है कि ऑन टू प्रूफ करवा रहा है। ये भी तो आ सकता है कि अगर f1 ऑन टू है, g भी ऑन टू है, तो बताओ GOF भी क्या होगा, ऑन टू होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कैसे करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, कोई फंक्शन दिया हुआ है f A to B, कोई फंक्शन क्या दिया हुआ है, f A to B दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फंक्शन f क्या है, ऑन टू है, कह रहा है ना कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है, सिंस f इज ऑन टू। ये हमें इसने पहले ही बता दिया ऑन टू है। और ऑन टू के लिए हम जब सॉल्व करते थे, जब हम चेक करते थे कोई फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, तो हमारे पास एक तरीका था, यूज करते थे क्या, कि fx इज इक्वल टू वाई कर दो। क्या कर दो, fx इज इक्वल टू वाई करके हम क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, f A to B है, और x कहाँ से लेते हैं हम, डोमेन में से, और y कहाँ से मिलता है, को डोमेन में से। यानी इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, A, और को डोमेन क्या है, B। अब ये बता तो दिया ऑन टू है, अगर ऑन टू है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू बी। अब ये ए बी कहाँ से आया कि फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी सेट ए में से जो ए लिया स्मॉल ए वो सेट ए में से है, स्मॉल बी वो लिया वो सेट बी में से, यानी डोमेन ए में से है, और बी जो आपको मिला वो को डोमेन कैपिटल बी में से मिला है। आगे बात समझ में, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हमने लिख दिया। ये तो किसके लिए था, एफ के लिए। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है, जी, जी क्या दिया हुआ है, बी टू सी, बी टू सी। ये भी कह रहा है हमारे पास ये जी फंक्शन क्या है, ऑन टू है, सिंस जी इज ऑन टू। अगर ऑन टू है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एफ बी इज इक्वल टू सी, स्मॉल सी लिख रहा हूं, ठीक है, बी इज इक्वल टू सी। बी इज इक्वल टू सी, एफ बी इज इक्वल टू सी आ गया हमारे पास। अब ये बी क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, बी टू सी है, ए टू बी था, ये बी टू सी। ये स्मॉल बी किस में से था, बी में से ही था। जो इसका डोमेन है, जो इसका को डोमेन है वो इसका डोमेन है। आ रही बात समझ में, जो इसका को डोमेन है वो इसका डोमेन है। यानी ये स्मॉल बी अगर इसमें से है तो स्मॉल बी इसी में ही तो होगा, तो स्मॉल बी लिया, और स्मॉल बी रखते ही आपको क्या मिल गया, सी मिल गया। यानी इसका को डोमेन क्या है, कैपिटल सी कोई सेट है, ठीक है, कैपिटल सी कोई सेट है, उसके अंदर स्मॉल सी कोई उसका एलिमेंट है, आपको मिल जाएगा कैपिटल सी में, ठीक है। एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, जहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। ये है हमारे पास, स्मॉल सी बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल सी होगा। ठीक है, ऐसे स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें क्या चेक करना है,
हमें तो चेक करना है कि ये जो GOF है वो क्या होगा, ये जो GOF है वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो हमें चेक करना है GOF A2C ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये चेक करना है। तो GOF A2C चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है, GOF क्या है, A2C है हमारे पास, क्या है GOF क्या है, A2C। A2C का मतलब क्या करेंगे हम, हाँ, जो इसका यानी जो डोमेन है वो A हो गया और कोडोमेन C हो गया, यानी इनपुट जो लेंगे हम, जो वैल्यू पुट करेंगे हम A में से लेंगे यानी डोमेन में से, और वैल्यू कहाँ पर मिलेगी हमें, कोडोमेन में यानी कि C में। तो लेते हैं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि GOF A स्मॉल a किस में आ रहा है, कैपिटल A में से, तो कैपिटल A में से लूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ GFA, और FA की वैल्यू क्या है, B। FA की वैल्यू यहाँ से हमने चेक की अभी क्या आ रही है, B आ रही है। GB कितना होगा, GB कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ G कर लेना बच्चों, F नहीं, यहाँ क्या आएगा, G आएगा। G फंक्शन में बात कर रहे हैं ना, तो G आएगा। तो GB कितना हो जाएगा, GB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्मॉल c, यानी कि आपने GOFA क्या निकाला, C निकाला। A लिया आपने कैपिटल A में से, C कहाँ से मिला आपको, देखो कैपिटल C में से, C कोडोमेन में से, कैपिटल C में से, C सेट में से आपको ये मिल गया। एक चीज़ तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, यानी GOFA इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, C मिल गया। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर every small c belongs to capital C, therefore every small c belongs to capital C, there is small a belongs to capital A, such that GOFA is equal to C, therefore GOF is on to, GOF क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, देखो ये उसी को समझ में आएगा जो शुरू से लेक्चर देख रहा है। शुरू में हमने जब 1 ऑन टू करते थे, ये वही वाला अप्रोच है हमारे पास। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, FA इज इक्वल टू FX इज इक्वल टू वाई कर देते थे। अब ये कह रहा है कि ऑन टू है तो FX क्या होगा, Y में बिलोंग करेगा, A के रखते ही हमें B में मिलेगी। ये G ऑन टू है तो ये आएगा। ऐसे ही अगर GOF अगर ऑन टू है A2C, तो A में से जो मैं वैल्यू लूँगा वो C में मिलेगा, A में से इनपुट लूँगा आउटपुट C में से मिलना चाहिए। तो हमने वही किया, GOFA यानी GFA क्या हो गया, GB, और GB क्या मिल गया, C, और ये स्मॉल c किस में है, C सेट में है। तो यही लिखा कि फॉर एवरी C बिलोंग्स टू कैपिटल C देयर इज A belongs to capital A such that GOF is equal to C, therefore GOF is on to, GOF क्या हो गया, on to हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कंसिडर फंक्शंस f and g such that composite GOF is defined and is 1 1, are f and g both necessarily 1 1। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। कह रहा है कोई दो फंक्शन ले लो f एंड g और इनको कंपोजिट करके क्या मिलेगा, GOF, ठीक है, GOF मिलेगा। और ये बताना है कि ये क्या है, 1 1 है, और ये पूछा है कि आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1, यानी कि क्या f और g दोनों का 1 1 होना जरूरी है। कैसे, फिर से समझो कि दो फंक्शन लो f और g दोनों को कंपोजिट करने के बाद GOF मिलेगा। वो GOF भी क्या होगा, 1 1 होगा। GOF भी क्या होगा, 1 1 होगा। अभी किया अपन ने कि f 1 1 था, g 1 1 था, तो GOF क्या मिला था, 1 1 मिला था। हम पर ने किया था कौन सा, शायद 18th क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ था, ऐसा क्वेश्चन किया था। फिर ऑन टू किया, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर f 1 1 है, g 1 1 है, GOF भी 1 1 आ गया, तो कह रहा है कि क्या f और g दोनों का 1 1 होना जरूरी है। वहाँ पर तो दे रखा था ना, f भी 1 1 है, g भी 1 1 है, तो GOF 1 1 आ गया। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा एक बात बताओ कि f और g 1 1 तो थे, GOF 1 1 आ गया, तो GOF का 1 1 होने के लिए f और g दोनों का 1 1 होना जरूरी है, या कि दोनों में से केवल एक 1 1 हो तो काम चल जाएगा।
तो भी काम चल जाएगा। क्या ऐसा है क्या? तो वही हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या दोनों का 1 1 होना जरूरी है। क्या दोनों का 1 1 होना जरूरी है? तो हम चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले तो लेट कर लो, कह रहा है एफ ले लो कोई फंक्शन, एफ ले लेते हैं हम ए टू बी। दूसरा कोई फंक्शन ले लिया जी बी टू सी। एफ क्या ले लिया? ए टू बी, और जी ले लिया बी टू सी। अब पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या? हम ये मान लेते हैं कि ओनली एफ इज 1 1, जी 1 1 नहीं है। हम क्या मान लेते हैं? केवल एफ ही 1 1 है। तो हम उसको लेकर के चेक करते हैं। क्या लिख लेते हैं? ओनली एफ इज 1 1। ठीक है, ये कह रहा है क्या दोनों का जरूरी है क्या? हमने कहा ठीक है चेक करते हैं। अगर मान लो एफ 1 1 है, जी नहीं है, तो चेक करते हैं क्या जी ओ एफ 1 1 आएगा। चेक करते हैं। तो पहली कंडीशन ले ली ओनली एफ इज 1 1। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोई ए है, ए से हमें किस में बात करना है? बी में कोई फंक्शन है एफ। एफ क्या लिया? ए टू बी, ए टू बी। इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स मान लिए 1 2 और 3। इसके अंदर मान लिया मैंने 4 5 6 और 7। ठीक, अभी कह रहा है देखो हमें क्या प्रूफ करना है? बी टू सी क्या है? कोई फंक्शन है जी, तो हमें जी ओ एफ भी 1 1 बताना है। तो एफ तो हमने 1 1 मान लिया, तो हमें इस हिसाब से एग्जांपल लेना पड़ेगा कि एफ 1 1 है। हमने माना एफ 1 1 है। एफ 1 1 है तो मतलब 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से, 3 रिलेटेड है 6 से, हमने ये मान लिया। ठीक है, चलो ऐसे ही यहाँ पर कोई मान लो फंक्शन वैल्यूज हैं सी में 8 9 और 10, और जी 1 1 नहीं है। हमें क्या बताना है? केवल एफ 1 1 है, जी 1 1 नहीं है। और जी कैसे डिफाइन है? बी टू सी में। तो जी मान लो 4 8 से रिलेटेड है, 5 किससे रिलेटेड है? 9 से, 6 10 से रिलेटेड है, और 7 भी 10 से रिलेटेड है। तो हमने ऐसा एग्जांपल जानबूझ के बनाया जिसमें क्या है? एफ 1 1 से रिलेटेड है बट जी 1 1, एफ 1 1 है बट जी 1 1 नहीं है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? यानी क्या है? जी ओ एफ, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? जी ओ एफ ए टू सी। ए टू सी क्या आएगा? देखो अगर मैं यहाँ से जी ओ एफ 1 निकालूँ, जी ओ एफ 1, जी ओ एफ 1, जी ओ एफ 1 का मतलब कितना आ गया? देखो F1 रखूंगा मैं सबसे पहले। F1 की वैल्यू क्या है? 4, यानी 1 रखा तो 4 आ गया। 4, और 4 किससे जुड़ा हुआ है? 8 से, यानी जी ओ एफ 1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ऐसा हम करते हुए आ रहे हैं पहले से। कैसे कि जी ओ एफ को मैं क्या लिखूंगा? जी ओ एफ 1, और F1 की वैल्यू क्या है? 4, 4 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? G4। अब G4 की वैल्यू क्या है? 8। ये वाला जो B है F के लिए तो कोडोमेन था, और G के लिए क्या है? ये डोमेन का काम कर रहा है। तो जैसे ही मैंने F1 रखा तो 4 आ गया। अब ये 4 क्या बन गया? डोमेन बन गया G के लिए, और G4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 8 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या चेक करता हूँ यहाँ से? GO F2, यानी 2 लूँगा। 2 5 से जा रहा है और 5 9 से, यानी GO F2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। GO F3 कितना हो जाएगा? 3 6 से, और 6 किससे है? 10 से है, यानी GO F3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी F3 रखूँगा 6 मिलेगा, और 6 रखते ही आपको G6 क्या मिल जाएगा? आपको 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, GO F1 8 से रिलेटेड है, 2 9 से, 3 10 से, यानी कि 1 की जो जितने भी एलिमेंट हमने लिए सबकी एक ही इमेज मिली अपन को। 1 लिया हमने, 2 लिया, 3 लिया, GO F में हमें क्या मिला? एक ही इमेज मिला। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं क्या कि क्लियरली GO F इज 1 1, यानी यहाँ से तो हमें 1 1 मिल गया। एज ऑल एलिमेंट्स इन कैपिटल A हैव डिफरेंट इमेज इन C। ठीक है, ये आया। क्या लिखा? क्लियरली GO F इज 1 1। GO F क्या आ गया? 1 1 आ गया, कि 1 की 8 ही मिली। अब 1 1 क्यों मिला? कि एज ऑल एलिमेंट्स इन A हैव डिफरेंट इमेज इन C, कि A में से हमने वैल्यूज ली, देखो 1 2 3, इसकी केवल
हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज मिली किसमें, सी के अंदर। तो यानी अगर मैं एफ को 1 1 मान लेता हूँ, अगर मैं एफ को 1 1 मान लेता हूँ और जी को 1 1 नहीं मानता, केवल एफ 1 1 है, जी 1 1 नहीं है, तो भी जी ओ एफ क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, तो भी जी ओ एफ क्या होगा, 1 1 होगा। यानी कि यहाँ से अगर मैं कहूँ कि F1 कितना आ गया हमारे पास, F1 4, F2 5, देखो यहाँ से F1 4, F2 5 और F3 6, F3 क्या है हमारे पास 6 है। और G4 कितना है, देखो G4 8 है, G5 क्या है 9 है, G6 क्या है 10 है, और G7 क्या है हमारे पास, ये भी कितना है 10 है। ठीक है, यानी इससे हमारे पास क्या समझ में आ गया कि f तो हमारे पास क्या है, फंक्शन f तो 1 1 है, बट g 1 1 नहीं है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज आ रही। तो 1 1 तो नहीं हुआ, एक ही इमेज मिल रही है अपन को। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे फिर से कि f इज 1 1, कि f इज 1 1 f is 1 1 but g is not 1 1, but g is not 1 1 as 6 and 7, 6 और 7 की क्या है, दोनों की सेम इमेज है, both have same image, both have same, both have same images, same image, but GOF is 1 1। ठीक है, लेकिन GOF क्या है, 1 1 है। ठीक है, GOF क्या है हमारे पास, 1 1 है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। GOF क्या है हमारे पास, 1 1 है। क्लियर है, क्या कहा कि f तो 1 1 है लेकिन g 1 1 नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि g और 6 और 7 दोनों की क्या सेम इमेज है, बट फिर भी क्या है, GOF क्या आ गया, 1 1 आ गया। यानी कि कह रहा है ना, R F एंड G बोथ नेसेसरली 1 1। तो क्या f और g दोनों का g 1 1 होना जरूरी है, नहीं है, केवल एक होगा तब भी आ जाएगा, नहीं होगा तब भी आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है, तो सर केवल FF1 हो G 1 1 नहीं हो तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर F 1 1 नहीं हो G 1 1 हो, तो अगर F 1 1 नहीं है G 1 1 हो तो क्या होगा, तो देखो वो भी करेंगे। केस सेकंड हमारे पास, केस सेकंड क्या है, सेकंड केस क्या आ गया हमारे पास कि ओनली G इज 1 1, केवल क्या है, G 1 1 है, ओनली G इज 1 1। तो केवल G 1 1 हो तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होना, मैपिंग करेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, केवल G 1 1 अपन को दिखना चाहिए। तो बनाते हैं, देखो कैसे। ये मैंने मान लिया क्या, देखो यहाँ से ये कोई सेट है A, ये B, ये C, A से B में क्या है F है, B to C में क्या है G है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, कोई भी एलिमेंट ले लिया 1 2 3, इसमें क्या ले लो 4 5 6, और इसमें क्या ले लो 7 8 9, ये ले लिया हमने। हमें क्या कहना है, ओनली G 1 1, यानी F को 1 1 नहीं बताना। तो 1 नहीं बताना तो क्या करते हैं, देखो 1 रिलेटेड है 4 से, ठीक है, 2 रिलेटेड है 5 से, 3 को भी 5 से रिलेट कर दो। ठीक है, ये 1 1 नहीं रहा, G को 1 1 बताना है तो 4 को 7 से, 5 को 8 से, 6 को 9 से, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अब क्या निकालेंगे, GOF, जैसे यहाँ किया था ना, GOF A to C, GOF A to C निकालेंगे। GOF A to C निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो GOF1 रखे अब की बार, क्या रखा, GOF1। तो देखो GOF1 क्या जाएगा, 1 4 से, 4 7 से, तो कितना जाएगा 7। GOF2 रखो, GOF2 रखो 2 5 से, 5 8 से, फिर क्या GOF3 रखो,
जो F3 रखा 3 5 से 5 8 से 3 8 से 5 8 से। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि जो F है, F के लिए देखो 2 रखा 8 आ गया, 3 रखा फिर से 8 आ गया। तो GOF क्या है हमारे पास, ऐसा यहाँ पर भी लिखें जैसे यहाँ लिखा ना क्लियरली GOF इज 1 1 एज ऑल एलिमेंट्स इन A हैव डिफरेंट इमेजेस इन C। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे क्लियरली क्या आएगा 2 and 3 have same image, therefore GOF is not 1 1. GOF is not 1 1. GOF is not 1 1 आ गया, ठीक है। GOF क्या आ गया देखो, हमने कहा कि F11 नहीं है, G11 है केवल। तो F11 नहीं है तो F1 रखा तो 7 मिलेगा, 2 रखा तो 8 मिला, 3 रखते ही 8 मिल गया। जबकि यहाँ पर अलग अलग मिल रहा था, यहाँ पर क्या 2 और 3 के लिए सेम इमेज मिल रहे हैं। तो GOF क्या आ गया 1 1 नहीं होगा। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, जैसे ये लिखा था ना ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि F1 कितना आ गया हमारे पास 4, F1 4, F2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और F3 कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ से देखो G4 कितना आ जाएगा, G4 7, G5 कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और G6 कितना आ जाएगा हमारे पास 9। G6 कितना आ जाएगा 9 आ जाए। तो यहाँ से देखो आपको समझ में आ रहा है देखो कि F जो फंक्शन था वो तो 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 और 3 की सेम इमेज आ रही है। जबकि G क्या है 1 1 है, G11 है, G11 है। जब फिर भी क्या है हमारे पास जो GOF है क्या आया वो GOF क्या है वो 1 1 नहीं आया। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखो कि सेकेंड केस में क्या लिखा G इज 1 1, सेकेंड केस में क्या आएगा G इज 1 1 बट F इज नॉट 1 1। यानी इसको देख के हमें क्या पता चला कि G 1 1 तो है बट F क्या है 1 1 नहीं है। F क्या है 1 1 नहीं है। अगर F 1 1 नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर F को 1 1 माना था, G को नहीं माना था। यहाँ पर G को 1 1 माना, F को नहीं माना। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, अपन चेक भी किया कि G 1 1 है बट F इज़ नॉट 1 1, F इज़ नॉट 1 1, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा था F इज़ नॉट 1 1। क्या लिखा, एज 6 and 7 बोथ हैव सेम इमेज। तो यहाँ पर भी लिख देंगे एज 2 and 3 हैव सेम इमेज। F इज़ नॉट 1 1 क्यों नहीं है, एज 2 and 3 हैव सेम image, have same image, therefore GOF is not 1 1, therefore GOF is not 1 1। इसका मतलब GOF क्या है 1 1 नहीं है। आगे ही बात समझ में आपको ये क्लियर है, समझ में आया क्या कह रहा था क्वेश्चन। अगर F और G अलग अलग 1 1 हो तो GOF भी क्या होगा 1 1 होगा। ये तो हमने किया था। तो क्या कह रहा है कि जरूरी है क्या F एंड G दोनों ही 1 1 हो। तो यहाँ से समझ में आ गया अपन को कि F और G दोनों का 1 1 होना जरूरी नहीं है। केवल F 1 1 हो, G 1 1 नहीं हो तो भी क्या है GOF क्या होगा 1 1 होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भले ही वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, बट MCQs के लिए ज़्यादा है। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन MCQs में बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है केवल और दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है
तो ध्यान से थोड़ा पेशेंस के साथ समझोगे तो आएगा समझ में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वेरी गुड। क्या? हाँ, राधे राधे।